बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम अपनी लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 1 करेंगे MGT 501 का। यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा नोट है स्टूडेंट। मैंने आपके लिए ये पोर्टल बनाया है जहाँ पर आपको कंप्लीट लेक्चर प्लस कंसेप्चुअल MCQs एंड 100% फ्रॉम द हैंड आउट MCQs मिलेंगे। तो अब होता क्या है कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स लैपटॉप या फिर अपने मोबाइल से ही हैंड आउट को रीड करते हैं। तो ये जो मेथड है आपके लिए थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, क्योंकि उसी मोबाइल पर चल रही होती है आपकी सोशल मीडिया ऐप्स और उसी लैपटॉप पर आपकी चल रही होती है गेमिंग। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस्म के टेक्स्ट को पढ़ना बहुत ज़्यादा टफ़ है। इवन मेरे लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करती थी एज अ व्यू स्टूडेंट्स। तो अब ये वाला जो मैंने पोर्टल बनाया है ये इसलिए बनाया गया है कि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी डिफरेंट कलर्स के साथ, डिफरेंट इंटरेक्टिव स्टाइल के साथ आप बहुत अच्छी तरीके से फ़न लर्निंग करते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रो भी करते हैं। तो यही बात को मद्देनज़र रखकर मैंने इस तरह से पोर्टल्स बनाए हैं ताकि आप पहले करें कंसेप्ट्स और फिर उनके MCQs दें, और जैसे ही आप टिक करेंगे आपको नीचे कंसेप्ट भी मिलेगा। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि मैं आपको हैंड आउट प्लस ये पोर्टल दोनों कवर करवाऊं या फिर आपके पोर्टल को ही बहुत अच्छे तरीके से कवर करूं। तो आइए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी जो MGT 501 है वो है HRM के बारे में, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मैनेजमेंट क्या होती है। मैनेजमेंट हमारे पास एक बेसिक सा कंसेप्ट होता है। इसमें हम देखते हैं कि एक मैनेजर हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के हमारे पास 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं: पीपल, पर्पस एंड स्ट्रक्चर। पीपल के अंदर हम देखते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन लोग काम करते हैं, यानी कि उसके वर्कर्स। और पर्पस हम देखते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर अदारे का एक मकसद होता है। तो पर्पस के अंदर बेसिकली हम उस मकसद को डिस्कस करते हैं। और स्ट्रक्चर यानी उन लोगों को और उस काम को किस तरह से हमने बाकायदा एक सिस्टम के अंदर मैनेज करना है। तो 3 चीज़ें हमारी मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। HRM असल में हमारे पास मैनेजमेंट का एक फ़ंक्शन है। जैसे अगर आप MGT 503 पढ़ के आए हैं तो ये वाली बुक आपके लिए कदरे आसान है। इसके अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत को उसके मुलाजमीन की स्किल और उसकी जो एबिलिटीज़ होती हैं उसके साथ मैच किया जाता है। तो अब हमने जैसे पढ़ा ह्यूमन्स के अंदर आता है कि इंसान एक सोशल एनिमल है, ठीक है। उसका मतलब ये है कि हम अकेले काम नहीं कर सकते, हमें सोसाइटी और एक दूसरे की ज़रूरत हमेशा रहती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सोर्सेज। तो सोर्सेज के अंदर क्या चीज़ें शामिल होती हैं। कभी भी कंपनी के पास बहुत सारे जो होते हैं मसाइल भी होते हैं और बहुत सारे वसाइल भी होते हैं। अब वसाइल के अंदर कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, इंसानी जो वसाइल होते हैं प्लस हमारे जो फिज़िकल होते हैं जैसे मशीनरी होती है। इसके अलावा जो हमारे टेक्निकल होते हैं और हमारे जो फाइनेंशियल वसाइल होते हैं, ये जो तमाम चीज़ें होती हैं ये हमारे सोर्सेज के अंदर आ जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपकी VU वाले भी आपको डिफरेंट सोर्सेज देते हैं फॉर स्टडीज़, तो ये हमारे पास होते हैं फॉर कंपनीज़ और फॉर ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। और मैनेजमेंट के अंदर हमारी कौन सी चीज़ें आ जाती हैं कि मैनेजमेंट का असल में मतलब ही ये होता है किसी गोल को हासिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के जो प्लान हम बना रहे होते हैं या लीड कर रहे होते हैं या फिर कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अब फंक्शंस की बात कर लेते हैं। हमारे पास 3 ही फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडरिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इसे हम पोल्का के नाम से भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये हमारे जो फंक्शंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब स्टाफ्स के अंदर क्या आ जाता है, हमारी HR प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हमने डिस्कस कर लिया, और हमारी जो बेनिफिट्स होते हैं ये तमाम चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है HRM। क्या होता है HRM? हमारे पास एक मैनेजरल फंक्शन ही होता है जिसकी कोशिश क्या होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड को मैच करे अपने एम्प्लॉयज़ की स्किल एंड एबिलिटीज़ के साथ। और इसका मकसद ये होता है कि लोगों को अपने मकसद को हासिल करने के लिए एक बहुत अच्छे और मैनेजेबल वे में लेकर चलना। ग्रोथ ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ HRM। आजकल की ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो दारोमदार होता है वो लोगों के पास नॉलेज, स्किल और एबिलिटीज़ पर होता है।
यानी नॉलेज बेस किसी भी कंपनी की कोर कॉम्पिटेंस को मजबूत बनाती है और इन्हें अपने मद्दे मुकाबिल अदारों से और ज़्यादा बेहतर करती है और कस्टमर को और ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करती है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप किसी कंपनी में एक अच्छी पोस्टिंग पर हैं, यानी कि आप किसी कंपनी के एचआर हैं, तो आपकी जो एबिलिटीज़ हैं वो आपकी कंपनी को ग्रो करवाती हैं। तो यही वजह है कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स और मैनेजमेंट, इन तीनों की जो ज़रूरत है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी HRM की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। अकोमोडेशन ऑफ वर्कर नीड्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमें चाहिए कि हम अपने वर्कर्स की ज़रूरियात का ख्याल रखें और देखें वर्कर्स, आजकल के जो वर्कर्स हैं उनकी ज़रूरत का जो ख्याल रखना वो उनकी फ़र्स्ट डिमांड होती है। कंपनियां इनकी पर्सनल लाइफ की ज़रूरतों को सपोर्ट करें, जैसे फ़िज़िकल जो उनके पास होता है, फ़िज़िकल वर्क होता है, या फिर जो उनका स्केड्यूल होता है, वर्किंग स्केड्यूल, वो बहुत ज़्यादा लचकदार होना चाहिए। छुट्टियां या बुज़ुर्गों की जो देखभाल होती है, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं और उनको लीव प्लस जॉब जो शेयरिंग होती है, ये तमाम फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो ये वाला जो फैक्टर है ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहा है। और HR डिपार्टमेंट इन डिमांड्स और कंपनी के दरमियान बैलेंस बनाने के लिए पॉलिसियाँ बनाते हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें होती हैं इसी के लिए हमें एक HR की भी ज़रूरत पड़ती है। इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी टू द मैनेजर जॉब। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो जॉब्स होती हैं मैनेजर्स की जॉब का मुश्किल होना। तो अब जब हम HR के थ्रू करते हैं तो क्या होता है, नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही होती हैं और नई टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो तब्दीलियां आ रही होती हैं वो हमारे मैनेजर्स की जॉब को मुश्किल बनाता है और उसकी जो डिमांड होती है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि आज का जो दौर है इसमें वही बंदा कामयाब है जो टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को लिंक करता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है। तो यही चीज़ है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो लोगों की जो डिमांड है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। लेगिस्लेशन एंड लिटिगेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कानून बनाना, यानी कि हम डिफरेंट लॉज बनाते हैं। जैसे अब हमारे हर जो भी अदारा होता है वहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो ऐसी कंपनियाँ जो अपने मुलाजमीन की कंपेंसेशन, उनकी सेफ्टी और लेबर रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलती है वो बहुत ज़्यादा ग्रो होती है। तो यही वजह है कि कानून और जो हमारे पास रूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अहम फैक्टर है हमारे पास। और कंसिस्टेंसी क्या होता है कि मुस्तकिल मजाजी और बराबरी। HR और इक्विटी की पॉलिसियाँ कंपनी के अंदर बराबरी का जो बैलेंस होता है उसे बरकरार रखने में मदद देती हैं। अगर हर किसी से पूछे बगैर अपनी मर्ज़ी से जो HR होता है वो किसी की प्रमोशन कर दे और किसी को निकाल दे, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो इसी तरह हमारी जो सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो यही वजह है कि यही एक अहम फैक्टर होता है जो कंपनियां अपनी इस चीज़ को बैलेंस करके चलती हैं, कंसिस्टेंसी को अपनाती हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं। और एक्सपर्ट्स, किसी भी जगह पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं और ये बिल्कुल एक रीढ़ की हड्डी वाली इनकी हैसियत होती है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास तमाम जो डिसीजन होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, हमारे स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज होते हैं जिसकी वजह से हम अपनी जो प्रोग्रेस होती है उसको नोट कर सकते हैं। और ह्यूमन की जो रिसोर्स कॉस्ट होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जितनी ज़्यादा हम सैलरी देते हैं, जितनी ज़्यादा इक्विपमेंट देते हैं अपने वर्कर्स को, वो उतना ही ज़्यादा डिलीजेंटली हमारे साथ काम करते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं। तो स्टूडेंट ये वाली चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। बेसिकली ये वाली चीज़ें आपके पेपर में नहीं आती, एज अ कंसेप्ट आपके लिए ठीक है, आप इनको पढ़ें ज़रूर। चैलेंज इश्यूज़ ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इन प्रेजेंट एरा। तो प्रेजेंट एरा में किस तरह के चैलेंजेस हैं टू अट्रैक्ट पीपल, लोगों को अट्रैक्ट करना एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है कि द फर्स्ट इशू विल बी अट्रैक्ट गुड पीपल्स। हाँ जी, तो जिस तरह हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है ना उसके साथ जो बड़ा चैलेंज होता है वो लोगों को अट्रैक्ट करना होता है। अगर अच्छे लोग आपके साथ शामिल होते हैं तो आप उतना ज़्यादा ग्रो करते हैं। टू डेवलप पीपल, लोगों की डेवलपमेंट करना यानी कि उनको ट्रेनिंग देना, उनको मोटिवेट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक इशू हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे एडवांसमेंट्स आ रही हैं उसी तरह जो लोगों के स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत हाई हो रहे हैं। टू कीप टैलेंटेड पीपल, और टैलेंटेड पीपल को अपने साथ जोड़े रखना ये भी एक बहुत बड़ी स्किल होती है।
नेक्स्ट हमारे पास ये तमाम चीज़ें कैंसिल हैं और यहाँ पर आपके जो की पॉइंट्स हैं आप इनको भी देख लीजिएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैंने पढ़ा दिया है, मैनेजर भी आपको पढ़ा दिया है क्या कर रहा होता है, वो तमाम दूसरों की एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट कर रहा होता है और जो तमाम मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कर रहे होते हैं उनके तमाम मैनेजमेंट फंक्शंस को भी वो लुक आफ्टर कर रहा होता है। और मोटिवेशन क्या होती है कि मोटिवेशन मीन्स टू इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस टू अदर्स एंड रीडायरेक्ट द एफर्ट्स इन डिज़ायरेबल डायरेक्शन, दूसरों को मोटिवेट करना ताकि वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के मकसद के लिए काम करें और ज़्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे। और ऑर्गेनाइजेशन भी हम पढ़ चुके हैं। कम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या होते हैं कि एनी फैक्टर दैट अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू डिफरेंशिएट इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम अदर इट्स कंपेटिटर शेयर। तो हमारे पास क्या होते हैं कि हम अपनी ऐसे फैक्टर्स को तलाश करें जो हमारे कंपेटिटर से हमें राइज करवा दें। और स्टेक होल्डर कौन से होते हैं? द इंडिविजुअल एंड ग्रुप दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन। तो स्टेक होल्डर्स वही होते हैं जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। जैसे उनके पार्टनर्स भी हो सकते हैं या फिर मार्केट पार्टनर हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसे जो बड़े बड़े डीलर्स होते हैं। एक तो आम से कस्टमर होते हैं ना, एक बहुत हाई लेवल के जो कस्टमर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 यहाँ पर होता है फिनिश। हम सबसे पहले इस पोर्टल पर आते हैं और कंसेप्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 का। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अहम पॉइंट्स हैं। अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने पूरे लेक्चर सुनने हैं या फिर इस पोर्टल को ही डिस्कस करना है। ये देखें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ना वो हमने यहाँ पर देख ली हैं। जस्ट आप इनको रीड आउट करें। हाँ जी, तो अब हम इसके एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्राइमरी फोकस, प्राइमरी क्या होता है? बुनियादी। तो उसकी बुनियादी ह्यूमन से है तो इसका मतलब क्या है? मैनेजिंग पीपल एट वर्क। नीचे आप इसके डिफाइन देखें, HRM इज़ डिफाइंड एज मैनेजमेंट ऑफ पीपल एट वर्क। तो अगर आपसे मे बी अगर आपका सब्जेक्टिव आ जाता है तो आपने इसकी डेफिनेशन को अपने माइंड में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्राइमरी गोल ऑफ HRM। प्राइमरी गोल कौन सा नहीं होता? लीगल कॉम्प्लायंस ये भी हमारे पास होता है और प्रोडक्शन ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैक्सिमाइज शेयर होल्डर डिविडेंड्स डायरेक्टली, तो ये हमारा मकसद नहीं होता, यानी कि मैक्सिमाइज़ करना अपने फाइनेंशियल जो गोल्स होते हैं उनको फॉलो करना, ये हमारी जो HRM होता है उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। पर्सोनल मैनेजमेंट वाज ट्रेडिशनली कंसीडर्ड। जो पर्सोनल मैनेजमेंट है ट्रेडिशनली हम उसको किस तरह से कंसीडर करते हैं? तो स्ट्रेटजिकल हम उसे देखते हैं प्रोएक्टिव, इंटीग्रल और रिएक्टिव। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास रिएक्टिव। देखें, ट्रेडिशनल पर्सोनल वाज रिएक्टिव, मॉडर्न HRM इज़ प्रोएक्टिव। तो ये आपके यहाँ पर 2 MCQs भी कवर हो गए हैं। HRM कंसीडर एम्प्लॉयज़ एज। HRM के अंदर हम एम्प्लॉयज़ को क्या समझते हैं? एक वैल्यूएबल एसेट या कैपिटल समझते हैं। विच फंक्शन अलाउ इंश्योर्स इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ राइट नंबर्स ऑफ पीपल। तो ऐसा कौन सा हमारा जो फंक्शन होता है जो हमें ये बताता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में राइट नंबर ऑफ पीपल हैं? तो स्टाफिंग, जो हमारा स्टाफ होता है जिसके अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं? प्लानिंग, रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन। ये हमने लेक्चर के अंदर भी कवर किया था। देखिए स्टूडेंट, जब हम लेक्चर के अंदर लाइन पढ़ रहे होते हैं ना, हमें नहीं आइडिया होता कि ये MCQs कैसे बन सकता है, लेकिन जब इस तरह से आपको एक इतना इंटरेक्टिव स्टाइल दे दिया जाता है तो आपके अंदर बहुत अच्छी एबिलिटी डेवलप हो जाती है, जो है डिसीजन मेकिंग। QW स्टैंड फॉर, QW क्या स्टैंड फॉर करता है? तो क्वालिटी ऑफ वर्क फोर्स। ये हम क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, आई गेस ये करेक्ट है। जी हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा करेक्ट आंसर है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ रेफर्स टू एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइजेशन विद द कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। कौन सी चीज़ है जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हमें प्रोवाइड करती है? तो हमारी यूनिक मोटिवेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टूडेंट, आपको ये बुक MCQs बेस्ड तो लगती है लेकिन ये आपकी टफ है, और अगर आप इस तरह से बहुत ज़्यादा समझकर और इंटरेक्टिव स्टाइल में करते हैं तो आप
यहाँ से बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और अगर आपकी इन जो आपकी एमसीक्यूज वाली बुक्स होती हैं इनमें 4 सीजीपीए आ जाता है तो खुद ब खुद आपका जो ओवरऑल सीजीपीए होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो इन बुक्स पर भी आप फोकस किया करें। कंपाइलेंस इज HRM रेफर्स टू, किसको रेफर करती है? एडहेरिंग टू लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लाज। तो इसका मतलब क्या होता है? HR प्रैक्टिस बाय एम्प्लॉयमेंट लॉ। जो भी HR होता है ना वो जो होते हैं हमारे पास एम्प्लॉयज़, उनकी राइट्स का या उनके लाज का ख्याल रखता है। द प्रोएक्टिव नेचर ऑफ HRM मीन्स, प्रोएक्टिव नेचर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एंटीसिपेट फ्यूचर HR नीड एंड चैलेंज। हमें इस चीज़ को एंटीसिपेट करना चाहिए कि आने वाले वक्तों में हमें किस तरह की वर्कफोर्स चाहिए। HRM इज़ अ फंक्शन ऑफ, किस चीज़ का फंक्शन है ये? एवरी मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको ये भी बताया था ना कि 50% आपके आते हैं कंसेप्चुअल और 50% आते हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमने डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले कर लिए, अब हम बात करते हैं कंसेप्चुअल की। तो XYZ ग्रुप वांट टू इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन बाय रेफरिंग फ्लेक्सिबल आवर्स एंड बेटर हेल्थ बेनिफिट्स। तो जो एक कारपोरेशन है ना, कोई भी कारपोरेशन, वो चाहती है कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे और उनके लिए बेटर हेल्थ बेनिफिट्स और फ्लेक्सिबल आवर्स को इम्प्रूव करे। तो ये कौन सा फंक्शन है? विच HRM गोल इन XYZ प्राइमरली ट्राई टू अचीव। तो वो किस HRM गोल को सबसे पहले ट्राई करेंगे अचीव करने को? तो स्टूडेंट ये हमारे पास होता है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ की क्वालिटी को बनाना। नेक्स्ट हमारे पास है अ सॉफ्टवेयर कंपनी रियलाइज इट्स कंपेटिटर्स आर कॉपिंग इट्स प्रोडक्ट्स। एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने देखा कि उसके जो कंपेटिटर्स हैं वो उनके प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं, बट दे कांट कॉपी द इनोवेशन ऑफ कल्चर ऑफ इट्स डेवलपमेंट। तो वो उसकी कल्चर को या डेवलपमेंट को कॉपी नहीं कर पा रहे। तो ये हमारे पास क्या है? दिस सिचुएशन डेमोन्स्ट्रेट ह्यूमन रिसोर्स एज अ सोर्स ऑफ, किस चीज़ को ये हमारे पास बताता है? अब इसको आपने बहुत ध्यान से देखना है। देखें, वो किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, तो जहाँ पर कॉपी की बात आती है तो वो हमारे पास लीगल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस होता है। हाँ जी, यहाँ पर यही चीज़ समझने वाली थी कि हमारी जो इनोवेशन है ना उसको कोई कम्पीट नहीं कर पा रहा। प्रोडक्ट्स जैसे हो सकते हैं, जिस तरह देखें अब बहुत सारे जो लेक्चर्स होंगे वो आपके हैंड आउट बेस होंगे। आपको लंबी लंबी लाइंस ऑलमोस्ट यहाँ पर देखते हैं 210 पेजेस का हैंड आउट पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो मैं इनोवेशन लेकर आई हूँ आपके लिए वो इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है जो आपके लिए ईजी सोर्स है और बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम से भी मैच करता है, आपके एग्ज़ाम के एल्गोरिदम से। तो ये वाली जो चीज़ होती है ये हमें मुनफरद बनाती है। मैनेजर अली realized that 5 employee will retire next year and begins recruiting now। तो उसने देखा कि जो अली ने देखा कि अगले 5 साल में 5 जो हमारी नेक्स्ट साल में 5 एम्प्लॉयज़ रिटायर हो रहे हैं। तो अली ने इस एक्शन से क्या चीज़ या क्या करेक्टरिस्टिक्स मैयर की? HRM की। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है? डिसिप्लिनरी एक्शन, प्रोएक्टिव यानी कि वो अपने फ्यूचर के बारे में पहले से ही क्या कर रहा है? प्लान कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है वाई इज़ मार्केटिंग मैनेजर डूइंग एन HR टास्क। मार्केट मैनेजर HR का टास्क किस तरह से परफॉर्म कर रहा है? शी इज़ वॉयलेटिंग, यहाँ पर ऊपर हमने ये डिस्कस करना था। सारा अ मार्केट मैनेजर कंडक्ट अ परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर हर टीम मेंबर्स। उसने एज अ मार्केट मैनेजर उसने क्या किया कि अपने टीम मेंबर्स की परफॉर्मेंस के लिए एक क्या कहते हैं उसे, तारीफ़ाना स्पीच की या फिर उनकी तारीफ़ की किसी भी तरह से। तो अब उसने किस चीज़ को सिक्योर किया या किस कंसेप्ट को उसने या किस टास्क को परफॉर्म किया? तो अब सोचने वाली बात है कि उसने क्या वॉयलेट किया कंपनी की पॉलिसी को? नहीं। मार्केटिंग एंड HR सेम, एवरी मैनेजर इज़ एन HR मैनेजर। देखें यहाँ पर जो हमें कंसेप्ट मिलता है ना कि देखें वो था तो मार्केट मैनेजर लेकिन एट द सेम टाइम वो HR मैनेजर भी था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा कि HR मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपनी टीम की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं और ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसे हम उसकी तारीफ़ करें। विच प्राइमरी HR गोल इज़ बीइंग एड्रेस। ऊपर वाली जो हमारे पास
स्नैरियो है, अ फैक्ट्री इंश्योर ऑल मशीन्स हैव सेफ्टी गार्ड्स एंड प्रोवाइड हेलमेट्स टू वर्कर। तो एक फैक्ट्री है जो अपनी तमाम मशीन्स को सेफ्टी, उसकी सेफ्टी को क्या करती हैं, सिक्योर करती हैं और अपनी वर्कर्स को हेलमेट देती हैं। तो ये किस चीज़ के अंदर आ जाता है? तो स्टूडेंट, ये कानून भी है कि अपनी वर्कर की हिफाजत करें और ये एक सेफ्टी, हमारे पास सेफ्टी का गोल भी है। तो करेक्ट आंसर है लीगल कॉम्प्लायंस एंड सेफ्टी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ मैनेजर नोटिस हाई absenteeism, he start analyzing the root cause to fix it before it hurts production। तो उसने एक मैनेजर ने देखा कि जो बहुत ज़्यादा एब्सेंट्स हो रही हैं, तो इसकी वजह से उसने क्या एनालाइज़ किया कि वो किस तरह से इसको फिक्स करे प्रोडक्शन पर असर किए बगैर। तो वो किस चीज़ को देखेगा? लेजिस्लेशन को वो देखेगा, या फिर कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को देखेगा, या फिर एक्सपर्ट्स को। तो स्टूडेंट, ये देखेगा हमारे कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि जो हमारी एब्सेंटीसिज्म होती है वो क्या कर रही होती है? हमारे लेबर की कॉस्ट को इंक्रीज़ कर रही होती है। दिस पॉलिसी प्राइमरली एड्रेस विच ग्रो फैक्टर ऑफ HRM इम्पोर्टेंस। तो ऊपर जो हमने पॉलिसी देखी है वो किस चीज़ को इंडिकेट करती है? अ कंपनी डिसाइड टू लेट एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम। एम्प्लॉय को उन्होंने वर्क फॉर होम की क्या किया है? डिसाइड किया है उनको देने का 2 days अ वीक, 2 दिन वीक के अंदर 2 दिन टू सपोर्ट वर्क लाइफ बैलेंस। तो वर्क लाइफ बैलेंस को क्या करने के लिए? सपोर्ट करने के लिए। तो अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है अकोमोडेशन ऑफ वर्कर नीड्स। वर्कर की जो ज़रूरियात हैं उनको अकोमोडेट करना है। देखिए ना, जब हमारी कंपनीज इस तरह से अपनी मुलाजमीन को सहूलतें देंगी, ये फ़िलहाल तो किताबी बातें ही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सिंसियर होकर काम करेंगे। टू मैनेजर गिव डिफरेंट पे राइजेस टू द एम्प्लॉय डूइंग द एग्जैक्ट जॉब काज कन्फ्लिक्ट। अब काम एक ही हो रहा है, एम्प्लॉय का स्टेटस भी वही है, लेकिन एक को मिल रही है ज़्यादा पे और एक को मिल रही है कम। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये किस चीज़ को वॉयलेट करता है? ये कंसिस्टेंसी को वॉयलेट करता है। अ न्यू सेफ्टी लॉ इज़ पास्ड, द HR डिपार्टमेंट इमीडिएटली अपडेट कंपनी पॉलिसीज़। HR जो है वो कंपनी पॉलिसीज़ को क्या कर रहा है? वो लेट कर रहा है। तो एक जो सेफ्टी लॉ पास किया है उसको हम किस फैक्टर के थ्रू ड्राइव इन करते हैं? तो लेजिस्लेशन एंड एलिटिगेशन। नेक्स्ट हमारे पास है, अ टेक फ्रीम रियलाइज। एक टेक फ्रीम ने रियलाइज़ किया है इट्स कंपेटिटर हैज़ आइडेंटिकल सर्वर्स हैं, येट फ्रीम इज़ मोर सक्सेसफुल ड्यू टू इनोवेशन कॉर्डर। तो इनोवेशन कॉर्डर की वजह से वो ज़्यादा क्या हो रही है? फेमस हो रही है। तो ये हमारे पास क्या होगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि एक यूनिक हाईली स्किल्ड वर्क फोर्स हमें प्रोवाइड करती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर रिवाइवल। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको तमाम चीज़ें क्लियर होगी। स्टूडेंट्स, आपका जो कोऑपरेशन है मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सिंसियरली मुझे गाइड करें कि मैं आपको जस्ट ये पोर्टल से ही पढ़ा दूँ या आपने दोनों से ही पढ़ना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमान।